हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आपकी यूपीएससी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एक अद्भुत बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने कभी सोचा है कि एक परिवार से सेम ईयर यानी कि उसी साल दो बहनों का सिलेक्शन होना, वो भी पीछे से नहीं, टॉप से रैंक 3, पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी में रैंक 3 लाना और रैंक 21 पे आना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की टॉपर इस साल की अंकिता जैन, जिनको पूरे भारत में तीसरी रैंक मिली थी यूपीएससी में, और इनकी बहन वैशाली जैन, जिनको 21वीं रैंक मिली थी पूरे भारत में। ये कैसे संभव हो पाता है कि एक ही परिवार की दो लड़कियां, ऐसा क्या पढ़ते हैं ये लोग जो यूपीएससी में इनका सिलेक्शन हो जाता है। आज अंकिता जैन और जो वैशाली जैन हैं, जिनकी 21वीं रैंक थी, इनकी कॉपी के साथ मैं आया हूँ, और हिंदी मीडियम के टॉपर गिरधारी लाल मीणा जी की कॉपी के साथ भी यहाँ पे मैं आया हूँ। उनको आज देखेंगे कि आज दोनों टॉपर्स अंकिता और गिरधारी लाल, जो कि अंकिता इंग्लिश मीडियम की टॉपर हैं तीसरी रैंक, और हिंदी मीडियम के टॉपर गिरधारी लाल मीणा अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। आपने देखा है कि आखिरकार ये खाते क्या हैं, ऐसा क्या अलग पढ़ते हैं जो टॉप कर जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा आज की डेट में लिखने वाली परीक्षा हो गई है। यानी कि आपको ओवरऑल, यदि आपको स्किल आपकी अच्छी है, आपको लिखना आता है, तो आपको यूपीएससी की मेंस परीक्षा में तो कोई बाहर नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। और मेंस यदि आपने अच्छा कर लिया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना है, यानी कि आपकी पीडीएफ लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। तो शुरू करते हैं अंकिता जैन की कॉपी को देखना। और ये तीसरी रैंक आखिरकार दो बहनें एक साथ कैसे कर लिया इन्होंने, क्या ऐसा लिखती हैं, तो स्किल को देखते हैं। और इन्हीं की तरह आज से हम शुरू कर देंगे लिखना। दोनों बहनें ने आखिरकार सेम ईयर, भैया ये बहुत कहते हैं ना कि परिवार की चांदी चांदी लग जाना, और ये चांदी लगे भी क्यों ना, लोगों का हार्ड वर्क होता है, ठीक है। जब हार्ड वर्क करते हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना ही आना है, ठीक है। तो देखते हैं इनकी कॉपी और आंसर को देखेंगे, और इस पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाए। देखिए, आंसर लिखा कैसे जाना चाहिए, तीसरी रैंक से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि कितना अच्छा लिखा जाना चाहिए यूपीएससी के लिए। वो इनसे ज़्यादा, इनकी कॉपी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। कितने ओरली आप कर लो कि हाँ ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, लेकिन कॉपी से बहुत कुछ सीखता है इंसान, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अंकिता की कॉपी है पीडीएफ, और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इनकी 7th क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, और गिरधारी लाल मीणा की कॉपी को भी देखेंगे, जो कि यूपीएससी के हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ कहता है यूँ, लिखती हैं इसका आंसर कैसे लिखते हैं, टॉपर्स कैसे लिखती हैं। देखिए, अंकिता कुछ ऐसा लिखती हैं, प्रश्न कुछ यूँ है कि यह तर्क दिया जाता है कि भारत में अनिवार्य मतदान की शुरुआत से इसकी लोकतांत्रिक साख सुदृढ़ होगी, इसकी समालोचनात्मक विश्लेषण करना था। यानी कि अगर मतदान जो है वो अनिवार्य कर दिया जाए तो इसकी लोकतांत्रिक साख जो है, यानी कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो है इसका, वो और भी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ठीक है। लोकतंत्र सीधे तौर पे और भी मजबूत होगा अगर हम मतदान को अनिवार्य कर दें। आपने देखा है कि बहुत से लोग वोट नहीं करते हैं, वोट नहीं करते हैं, कई लोग छुट्टियां मना लेते हैं। तो अगर इसे अनिवार्य कर दिया जाए, नहीं भी आपको करना है, वोट तो करना ही है, तो इस पर प्रश्न किया गया था। और यहाँ पे ये आंसर कैसे करती हैं, जैन लिखती कैसे हैं अंकिता जैन, देखते हैं। देखिए, शुरुआत कुछ लिखती हैं कि कंपल्सरी वोटिंग मीन्स टू मेक इट मैंडेटरी फॉर वोटर्स टू वोट इन इलेक्शन। वही सीधे तौर पे मतलब कंपल्सरी वोटिंग का ये मतलब है कि ये कंपल्सरी कर देना, आवश्यक मैंडेट कर देना सभी वोटर के लिए कि उन्हें इलेक्शन में वोट करना ही करना है। एक लाइन में तो इन्होंने कंपल्सरी वोटिंग को डिस्कस कर दिया। देखिए, आप स्किल को समझिए, अंडरलाइन करती हैं। देखिए, अंडरलाइन करते हुए यहाँ पे पैरा जो भी पॉइंट्स में लिखती हैं, अंडरलाइन करती हैं जो कीवर्ड्स हैं। देखिए, कीवर्ड्स सिर्फ कीवर्ड्स नहीं है, ये जो वर्ड कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स नहीं हैं, इसको अंडरलाइन भी करती हैं, ठीक है। इन्होंने डिस्कस कर दिया कि कंपल्सरी वोटिंग है क्या, एक लाइन में आराम से डिस्कस कर दिया। बहुत कम 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अब पॉइंट्स में शुरू करती हैं, लिखती हैं मोर वोटर्स इम्प्लाइज मोर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वोटिंग एंड हेंस डेमोक्रेसी।
ठीक है, यानी कि जितना अधिक वोट पड़ेगा लोग वोट में मतलब इलेक्शन में अपना मतदान देंगे, डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र और स्ट्रांग होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके लिखती हैं, किसके, अगर ये अनिवार्य कर दिया जाए मतदान को, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखिए पॉइंट्स शुरू करती हैं। दूसरा, बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, पुअर्स एंड जो भी दुर्लभ और गरीब लोग हैं वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो लोगों का, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो पार्टियां लाती हैं उन पर पार्टियां यहाँ पे देखिए पॉइंट्स बनाकर इन्होंने लिखा है, ठीक है। इशूज़ क्या क्या हैं, जो मुद्दे क्या क्या हैं वो देखिए, पुअर माइट, ये देखिए पॉइंट्स में। देखिए मैं थोड़ा आंसर को डिस्कस करने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा इनके जो स्किल है, लिखने का स्किल, देखिए पॉइंट्स डालते हैं इशू और पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, ये पॉइंट में बूस्टर पॉइंट, बूस्टर फॉर्म में ये लिखती हैं और अंडरलाइन करती हैं। देखिए राइट टू वोट आल्सो इम्प्लाइज राइट नॉट टू वोट, जस्ट एज राइट टू स्पीच मीन्स राइट टू साइलेंस आल्सो, ठीक है। मतलब वही है इसके पॉजिटिव, मतलब अगर वोट मैंडेटरी कर दिया जाए कि डालना ही डालना आवश्यक, इसके पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट्स क्या हैं और निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों इन्होंने इस आंसर में कवर किया है, ठीक है। कवर करके यहाँ पे अंततः ये क्या करती हैं, एक अपना कमेंट्स लिखती हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए हर एक एज ए डीएम आप किसी आंसर को लिखते हो, एज ए डीएम किसी, वो आपको एग्जामिनर क्यों आपको मार्क्स देगा, आप तो एक ज़िले के ज़िला अधिकारी बनने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एक पूरा ज़िला जब आपको मिलेगा तो आपकी राय भी होगी ना। आप जैसे कोई कंडीशन, कोई इशू आ गया, कोई मुद्दा आ गया, एथिक्स पेपर 4 में हम केस स्टडी पढ़ते हैं, कोई केस आ गया, तो केस को संभालने के लिए एट द एंड आप ही तो उस जिले को संभाल रहे होते हो, आपके अधीनस्थ अधिकारी तो आपके डिसीजन पे काम करेंगे, तो आपका डिसीजन क्या होगा, तो आंसर में भी आपको डिसीजन देना होगा, आपको अपनी मत देना होगा, आपको अपनी राय देना होगा, और इस तरह से देखिए ये उत्तर समाप्त कर देती हैं। तो आप देखो कि ये पॉइंट्स में लिखती हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये यूपीएससी के बहुत ही मतलब ये कहिए कि ये टॉपर्स हैं, ये पहले दूसरे तीसरे रैंक के ये टॉपर, और कहना कि ये आसान नहीं होता सिर्फ कह देना रैंक तीसरी, ये रैंक तीसरी नहीं है, ये बहुत मतलब आप कह लीजिए कि बहुत शार्प तरीके से आंसर को लिखते हैं, ठीक है, तभी सिलेक्शन कमीशन उन्हें सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो अंकिता की कॉपी रही। हिंदी मीडियम के टॉपर्स की कॉपी मैं लेता हूँ। देखिए हिंदी मीडियम के टॉपर्स की एक कॉपी है और मैं लेता हूँ, ये गिरधारी लाल मीणा है, हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, इस बार का जो रिजल्ट आया था और IAS इन्हें मिला है, ठीक है। देखते हैं गिरधारी लाल मीणा कैसे कॉपी लिखते हैं। देखिए दोनों को कंपेयर अभी करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ी, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दादा भाई नारोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन पर, एक नेशनल मूवमेंट पर एक स्पष्ट छाप छोड़ी, इसको स्पष्ट करना था। शुरू करते हैं। गिरधारी लाल हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, बेहतरीन स्किल है, लिखते अच्छा हैं। देखिए लिखते हैं दादा भाई नारोजी। देखिए दादा भाई नारोजी कांग्रेस की उदारवादी गुट के नेता थे, जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की थी, ठीक है। अब देखिए देखिए पॉइंट इन्होंने डाल दिया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। अब ये कैसे दादा भाई नारोजी ने राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कैसे क्या काम किए, ये इन्होंने अब पॉइंट्स बना के शुरू कर दिया लिखना। जैसे राजनीतिक में इन्होंने देखिए राजनीतिक पॉइंट्स डाला, और राजनीतिक में इन्होंने मेंशन किया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने का कार्य किया। और देखिए पॉइंट्स में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, यानी कि राजनीतिक में क्या क्या इनका योगदान रहा दादा भाई नारोजी का, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट्स में। अब आगे पॉइंट्स इन्होंने बनाया आर्थिक, ठीक है, आर्थिक ये हेडिंग बनाया और यहाँ पे भी पॉइंट्स में लिखना शुरू किया। इनके द्वारा धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया और बताया कि भारतीय धन का उपयोग ब्रिटिश औद्योगिक विकास के लिए किया जा रहा था, ठीक है। और ये देखिए ये पॉइंट्स में लिखते हैं, ये भी पॉइंट्स में लिखते हैं। और देखिए तीसरा पॉइंट्स फिर दिया, फिर वही शुरू कर दिया। तो ये, और इसके बाद अगला इन्होंने पॉइंट बनाया सामाजिक, फिर इन्होंने पॉइंट में शुरू कर दिया सामाजिक पॉइंट, सामाजिक मुद्दे को लिखना, क्या क्या योगदान रहा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम, और इस तरह से अंतिम में इन्होंने लाकर अपना कमेंट दिया कि इस तरह से दादा भाई नारोजी ने भारतीय राष्ट्रवाद पर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। अब देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स में थोड़ा अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या सिमिलरिटी पाते हैं, क्या समानताएं पाते हैं,
वो ये पाते हैं कि वो भी जो आप अंकिता की अभी मैंने कॉपी आपको दिखाई कि अंकिता भी पॉइंट्स में लिखती हैं, कीवर्ड्स को लेती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उन्होंने भी कीवर्ड्स को लिया, कीवर्ड्स को डिस्कस किया, अपने आंसर से ही कीवर्ड्स निकाला और उन्हीं पर डिस्कस किया। यानी कि डिमांड सप्लाई, यानी कि कमीशन आपसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है, आपको उसी डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना है। यानी कि डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक का जो टर्म है डिमांड सप्लाई, वहाँ यहाँ पे भी इसका प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी उन दोनों टॉपर्स में ये है, अंकिता और गिरधारी लाल मीणा में, कि पॉइंट्स में ये भी लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। देखिए जैसे पॉइंट्स में लिखा सिविल सेवा के भारतीय की मांग, देखिए आगे देखिए धन की निकासी, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ये गिरधारी लाल मीणा भी यहाँ पे इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं, देखिए हिंदी मीडियम में भी जो लोग सिलेक्शन पा रहे हैं वो भी बहुत शार्प लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तभी उनका चयन पीडीएफ के जो लास्ट जो रिजल्ट आता है वो पीडीएफ में उनका नाम होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी मीडियम से हो आप या चाहे इंग्लिश मीडियम से, टॉपर्स वैसे ही लिखते हैं, चाहे उनका हिंदी से चयन हो रहा है चाहे इंग्लिश से चयन हो रहा है। अगर चयन हो रहा है तो लिखने की क्षमता वैसे ही, स्किल वैसे ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बशर्ते आप किसी भी मीडियम से हो, आपको इसी तरीके से लिखना है, लिखने की स्किल यही बनानी है। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी यूपीएससी की फ्री क्लासेस आपकी कल से शुरू होने वाली हैं, जो कि नया बैच शुरू होने वाला है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।